हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां हम पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स और हम यहां कवर कर रहे हैं बीएससी 6 सेमेस्टर की बुक मैट्रिक स्पेस। और आज का हमारा टॉपिक है बाउंडेड एंड अनबाउंडेड मैट्रिक स्पेस। इसकी डेफिनेशन पर जाने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि बाउंडेड क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई एक सेट लेती हूँ और उस सेट को बाउंडेड दिखाना है, तो बाउंडेड होने के लिए कंडीशन होती है कि हमें उस सेट के लिए लोअर बाउंड और अपर बाउंड मिलना चाहिए। अगर ये दोनों ही चीजें मुझे मिल रही हैं, लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों मिल रहे हैं, तभी मैं उस सेट को बाउंडेड कहूंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि अगर मैंने उसमें लोअर बाउंड मुझे मिल गया और अपर बाउंड नहीं मिला तो मैं उसे बाउंडेड सेट बोल दूं, नहीं। या फिर मुझे अपर बाउंड मिल गया और लोअर बाउंड नहीं मिला तो उसे बाउंडेड सेट कह दूं, नहीं। बाउंडेड सेट होने के लिए मुझे लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों ही मिलने जरूरी हैं, तभी उस सेट को मैं बाउंडेड कहूंगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई सेट ए है। ये सेट नॉन एम्प्टी सेट है, यानी इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। तो मुझे इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है, फॉर ऑल एवरी एलिमेंट, सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उनके लिए कोई एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर मिलना चाहिए जिसके जो x के इस सेट ए के सभी एलिमेंट से छोटा हो। यानी कि मुझे कोई एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर मिलना चाहिए m, जो कि 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर मिलना चाहिए जो x के सभी एलिमेंट से छोटा हो। अगर मुझे ऐसा मिल रहा है तो ये मेरा लोअर बाउंड हो जाएगा। इस सेट के लिए क्या हो जाएगा? लोअर बाउंड हो जाएगा। और अगर मुझे साथ ही साथ x के a के सभी एलिमेंट के लिए मेरे को एक ऐसा कैपिटल M मिल रहा है, यानी कोई ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर मिल रहा है जिससे इस सेट के सभी एलिमेंट छोटे हैं, तो ये मेरे लिए अपर बाउंड हो जाएगा। और जब मुझे लोअर बाउंड और अपर बाउंड मिल रहा है, इट मींस ये सेट मेरा क्या हो जाएगा? बाउंडेड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई सेट के एलिमेंट लूं, कोई सेट ए है, मैंने कोई सेट ए ले लिया। फॉर एग्जाम्पल, सपोज क्या है, मेरे पास सेट ए है और इसमें 1 2 अप टू ये 10 तक जा रहा है या ये 15 तक जा रहा है। तो ये इस सेट के सारे एलिमेंट में सबसे छोटा कौन सा मुझे मिल रहा है? 1। तो 1 से सारे एलिमेंट क्या है? बड़े हैं। सारे एलिमेंट बड़े हैं इस सेट ए के लिए, तो ये 1 मेरा क्या हो जाएगा? लोअर बाउंड हो जाएगा। ये 1 मेरा क्या हो जाएगा? लोअर बाउंड हो जाएगा इस सेट के लिए। और ये 15 क्या हो जाएगा? इस सेट के लिए अपर बाउंड हो जाएगा। तो इट मीन्स मेरे पास जो सेट ए है ये बाउंडेड सेट हो गया है। तो इसको मैं कैसे कह सकती हूँ? अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूं, अगर मैं इस सेट को लिखना चाहूँ तो मेरे को एक स्मॉल एम और कैपिटल एम मिल रहा है। इट मीन्स स्मॉल एम से एक्स क्या है? सेट ए के वो सारे एलिमेंट आ रहे हैं जिससे जो स्मॉल एम से बड़े हैं और किससे छोटे हैं? कैपिटल एम से। अगर मुझे ऐसा मिल रहा है, इट मीन्स ये बाउंड हो गया है, और बाउंड हो गया तो मेरा सेट बाउंडेड हो गया। ये तो हो गया बाउंडेड का मतलब। अब बढ़ते हैं हम डेफिनेशन पे कि बाउंडेड मैट्रिक स्पेस क्या कहती है और अनबाउंडेड मैट्रिक स्पेस क्या कहती है। क्योंकि मैट्रिक स्पेस में बात करें तो मैट्रिक स्पेस की ही बाउंडेड और अनबाउंडेड देखेंगे। लेट XD be a matrix space if there exists a positive real number। कैसा? पॉजिटिव रियल नंबर। अब हमने पॉजिटिव रियल नंबर क्यों लिया है? क्योंकि मैट्रिक स्पेस में हम किसकी बात करते हैं? डिस्टेंस की बात करते हैं। किसके बीच की डिस्टेंस की बात करेंगे हम? दो पॉइंट के बीच की। जो वो दो पॉइंट क्या है? एक्स वाई। तो एक्स वाई क्या है? ये फॉर ऑल सभी एलिमेंट के लिए, एक्स के सभी एलिमेंट के लिए मेरे पास एक ऐसी डिस्टेंस जो दे रखी है उसकी वैल्यू हमेशा छोटी आनी चाहिए m। तो ये m जो है पॉजिटिव रियल नंबर हमें मिलना चाहिए सच दैट dxy लेस देन इज इक्वल टू m होगा फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू कैपिटल X।
देन एक्स डी इज सेड टू बी बाउंडेड मैट्रिक स्पेस। और अगर मुझे वो m नहीं मिलता है, एक पॉजिटिव रियल नंबर नहीं मिलता है, तो वो मेरा अनबाउंडेड मैट्रिक स्पेस हो जाएगा। अब क्योंकि हम एक बात जानते हैं, एक कंफ्यूजन होगा या फिर एक बात आ रही होगी दिमाग में कि हमने पॉजिटिव रियल नंबर क्यों लिया है m को, हम नेगेटिव भी ले सकते थे। पॉजिटिव लेने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि डिस्टेंस कभी भी, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ये हमें पता है। या तो वो जीरो हो सकती है या फिर वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए हमने जो यहाँ पर m लिया है वो भी पॉजिटिव रियल नंबर लिया है। तो इसके लिए बाउंडेड के लिए अब मैं एग्जांपल ले सकती हूँ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में पहले लेक्चर में आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसने नहीं देखा हो वो पहले वो जाकर देख ले। तो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस क्या कहती है हमारी, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस कैसे डिफाइन होता है, एक्स वाई, जहां वन वैल्यू आएगी कब, इफ एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई होगा, और जब ये दोनों पॉइंट बराबर होंगे तो उसकी वैल्यू जीरो आएगी, डिस्टेंस की वैल्यू, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की वैल्यू। तो यहां पर हम देख रहे हैं मैट्रिक स्पेस की बात चल रही है, और मैट्रिक स्पेस हमेशा जो पहली प्रॉपर्टी कहती है मैट्रिक स्पेस की, वो क्या कहती है कि डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, जीरो से बड़ा, ये यही बात तो कह रहा है। इसको मैं ऐसे लिख दूं या ऐसे लिख दूं, एक ही बात है। तो यहां हमने देखा कि हर एक मैट्रिक स्पेस लोअर बाउंड तो होती है, क्योंकि मैट्रिक स्पेस की बात कर रहे हैं, इट मींस वो चारों प्रॉपर्टी होल्ड करती होगी, और अगर चारों प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो मैट्रिक स्पेस की पहली प्रॉपर्टी यही कहती है कि जीरो से बड़ा होगा डिस्टेंस या फिर उसके बराबर होगा। तो इट मींस लोअर बाउंड तो मिल रहा है। और डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में भी मेरे पास क्या है कि अगर वो दोनों पॉइंट बराबर है तो उसकी डिस्टेंस जीरो आनी चाहिए, तो इट मींस मेरे को लोअर बाउंड तो मिल रहा है। अब इसमें वैल्यू वन आ रही है, एक वन कब है, जब x और y इक्वल नहीं है। तो इट मींस मेरे को एक ऐसा अपर बाउंड भी मिल गया है, एक ऐसा अपर बाउंड मिल गया है, यानी ये m जो मुझे मिला है वो वन ही मिल गया है कि मैं कोई भी डिस्टेंस लूंगी अगर जहां x और y इक्वल नहीं है, जहां x डज नॉट इक्वल टू y है, तो उस केस में मेरे को एक ऐसा m मिल गया है, उस m की वैल्यू वन है, जिससे ये छोटा या बराबर हो। तो इट मींस मेरे को यहाँ पे क्या मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। तो यहाँ पर मेरे को अपर बाउंड मिल गया। तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों मिल गए हैं डिस्क्रीट केस में, तो इसलिए डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस मेरी कैसी हो जाएगी, बाउंडेड मैट्रिक स्पेस का एग्जांपल हो जाएगा। कैसा, बाउंडेड मैट्रिक स्पेस का एग्जांपल। अब ये क्वेश्चन आता है कि अनबाउंडेड मैट्रिक स्पेस का एग्जांपल क्या होगा। इसके लिए हम लेकर चलते हैं यूजुअल मैट्रिक स्पेस। यूजुअल मैट्रिक स्पेस कैसे डिफाइन होता है, यूजुअल मैट्रिक स्पेस जहां dxy की वैल्यू क्या होती है, फंक्शन कैसे डिफाइन होता है हमारे पास, मॉडुलस x माइनस वाई। अब क्योंकि ये मैट्रिक स्पेस ही है यूजुअल मैट्रिक स्पेस, तो पहली प्रॉपर्टी होल्ड करता है, इट मींस ये लोअर बाउंड तो है, लेकिन क्या ये अपर बाउंड है, हम इसे चेक करते हैं। कैसे, मेरे पास एक पॉइंट है x, क्योंकि रियल लाइन पे बात करता है यूजुअल मैट्रिक स्पेस, पॉइंट x है और एक पॉइंट y है। तो क्या मुझे एक ऐसा m मिल रहा है कि जब मैं इसका मॉडुलस निकालूं तो वो हमेशा उससे बड़ा हो m? नहीं, मेरे को ऐसा m नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अगर m की वैल्यू मैंने मान ली 2 लेकर चल रही हूँ, और मैंने x की वैल्यू ले ली 0 और y की वैल्यू मैंने ले ली 3, मैं ले सकती हूँ क्योंकि उन्होंने सभी के लिए बोला है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो मॉडुलस x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 0 माइनस 3, इट मीन्स 3 आई, जो कि क्या ये छोटी है m से, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं। यानी कि मुझे, अगर मैं, अब ये वाली बात आती है कि m की वैल्यू मैं रख लूँ यहाँ पर, मैं m की वैल्यू रख लेती हूँ यहाँ पर 100, और x की वैल्यू मैंने फिर से 0 ले ली, और इसकी मैंने 102 ले ली, या 100 मैं 1 ले लेती हूँ, 101 ले लेती हूँ, तब भी मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस वाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 101। तो क्या ये मेरी 100 से छोटी है, नहीं,
100 तो मेरा बड़ा है या छोटा है? ये बड़ा है, ये छोटा है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो मुझे ऐसा हर एक ऐसा m के लिए मुझे ऐसा y मिल रहा है जो उससे बड़ा है, तो ये डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यानी कि dxy लेस देन इक्वल टू m नहीं आ रहा है, यानी कि अपर बाउंड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि रियल लाइन पर ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, इसलिए मेरे को ऐसा कोई भी m नहीं मिल रहा है जो इसे बाउंड कर रहा हो, अपर बाउंड कर रहा हो। इट मींस ये यूजुअल मैट्रिक स्पेस किसका एग्जांपल हुई? अनबाउंडेड मैट्रिक स्पेस का, अनबाउंडेड मैट्रिक स्पेस का। तो ये बाउंडेड और अनबाउंडेड मैट्रिक स्पेस हो गई। अब इसकी एक थ्योरम पे काम करते हैं, हम इसकी थ्योरम प्रूफ करते हैं। थ्योरम क्या कहती है हमसे कि XD कोई मैट्रिक स्पेस है, XD कोई मैट्रिक स्पेस है जहां m एक पॉजिटिव रियल नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक D स्टार ऑन X सच दैट, कैसे? मैट्रिक स्पेस XD स्टार इज बाउंडेड होगा, हमें बाउंडेड दिखाना है, ठीक है, विद डेल x लेस देन इक्वल टू m। ये जो डेल्टा x है, कुछ याद आया यहाँ से? ये डायामीटर होता है। इससे पहले मैंने आपको डायामीटर ऑफ मैट्रिक स्पेस पढ़ाया है, जिसने नहीं देखा हो वो वहां जाकर देखें, पर मैं यहाँ थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ आपको कि डायामीटर ऑफ x क्या कहता है कि उस सेट में जितनी भी मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकती है किसी दो पॉइंट के बीच की, वो डायामीटर होता है। उससे मैक्सिमम नहीं होगी कोई भी डिस्टेंस, तो वो बाउंड होना चाहिए m से। ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर, क्योंकि m एक रियल नंबर है, पॉजिटिव। और हमारे पास फंक्शन कैसे डिफाइन है? हमारे पास फंक्शन डिफाइन है ये वाला, हमें ये लेके चलना है और हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये मैट्रिक स्पेस भी है और ये बाउंडेड भी होना चाहिए। चलो प्रूफ करते हैं हम इसे। तो मैट्रिक स्पेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? M1 के लिए हमें D स्टार XY ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाना है, और ये क्या है हमारे पास? M D XY अपॉन 1 प्लस D XY। अब क्योंकि XD इन्होंने दे रखा है कि वो मैट्रिक स्पेस है, इट मींस DXY क्या होगा? मैट्रिक स्पेस की चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा होगा। तो DXY क्या है? ये ग्रेटर देन इक्वल टू तो 0 होता है बाय मैट्रिक 1 से। ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और अगर 1 ऐड करेंगे इसके साथ तो पॉजिटिव नंबर आएगा, और m हमारे पास है ही पॉजिटिव रियल नंबर, तो इट मींस ये भी हमारा क्या हुआ? ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, क्योंकि dxy भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है बाई मैट्रिक 1। अब हम d स्टार xy को क्या लेके चलेंगे? सेकंड प्रॉपर्टी के लिए 0 लेके चलेंगे, और वो x इज इक्वल टू y के आना चाहिए। अगर हम ऐसा लेके चलते हैं तो m dxy कैसे डिफाइन है? ये फंक्शन d स्टार फंक्शन हमें कैसे डिफाइन है? m dxy अपॉन 1 प्लस dxy। यहां पर इक्वल टू 0 लेके चलेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। हमारे पास आया m dxy इक्वल टू 0। और हम एक बात जानते हैं, हमारे पास दो एलिमेंट की प्रोडक्ट अगर 0 आ रही है, इट मींस उसमें से एक या तो कोई एक 0 होगा या फिर दोनों 0 होंगे, तभी उसकी प्रोडक्ट 0 आ रही है। तो इट मींस m तो हमारा 0 नहीं है क्योंकि वो पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इट मींस dxy इक्वल टू 0 होना चाहिए, dxy 0। और हाँ, ये है भी क्योंकि ये मैट्रिक स्पेस का पार्ट है, और मैट्रिक स्पेस है पहले से ही क्योंकि गिवन है हमें, तो इट मींस ये सेकंड प्रॉपर्टी तो होल्ड करता ही है। तो यहां से मेरे पास क्या आया? ये कब होगा? इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। तो यहां से हमने क्या देखा कि d स्टार xy हमारा क्या है? इक्वल टू 0 लेके चलते हैं तो बोथ इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू y आ रहा है, तो सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या आती है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी थी कि हम d स्टार XY लेके चलें और इसे d स्टार YX दिखा दें। तो ये कैसे डिफाइन है? m d XY अपॉन 1 प्लस
डी एक्स वाई, इसको मैं एम डी वाई एक्स लिख सकती हूँ क्योंकि ये थर्ड प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, मैट्रिक्स स्पेस का पार्ट है, वाई एक्स बाय, हमें रेफरेंस देना होता है यहाँ पर, बाय मैट्रिक 3, मैट्रिक प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी से। तो ये हमारा क्या बन गया, डी स्टार वाई एक्स, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। अब बात आती है फोर्थ प्रॉपर्टी की। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि हमें शो करना है डी स्टार एक्स वाई लेस देन इक्वल टू किसके आने चाहिए, डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई के, राइट। तो हम लेके चलते हैं डी स्टार एक्स वाई। डी स्टार एक्स वाई लेके चलते हैं, जो हमें गिवन है क्या, एम डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई। ये हमें फंक्शन डिफाइन है कि डी स्टार एक्स वाई क्या दिया है हमें, एम डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एम डी एक्स वाई। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूं, एम माइनस एम अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई। देखो अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी यहाँ पर तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा यहाँ पे, यहाँ देखते हैं एम की इससे होगी m1 से होगी m आएगा प्लस एम डी एक्स वाई आएगा, प्लस एम डी एक्स वाई आया माइनस एम, जब हम एलसीएम लेंगे अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई। यहाँ m से m कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा ये वाला पार्ट एम डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई। तो इसी को मैं ये लिख सकती हूँ। अब बात ये आ रही है कि मैम अगर हमें यही लिखना था तो हमने इसे इस तरह से क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लेकर आना है, इसलिए ऐसा लिखा। अभी आगे जब करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ऐसा क्यों लिया गया है। ठीक है, अब हम एक बात जानते हैं कि अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है, यानी p अपॉन क्यू की वैल्यू p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो 1 अपॉन 2, यानी जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो उसका आंसर क्या आता है, p अपॉन क्यू की वैल्यू का हमारे पास 0.5 है, तो छोटा आता है। जितना डिनोमिनेटर बड़ा होता चला जाएगा उतनी फ्रैक्शन वैल्यू छोटी होती चली जाएगी, और जितना डिनोमिनेटर छोटा होता चला जाएगा उतनी फ्रैक्शन वैल्यू बड़ी होती चली जाएगी। तो 1/2 0.5 होता है और डिनोमिनेटर 1/3 है, इसकी वैल्यू क्या आती है 0.33 समथिंग। तो यहाँ पर हमने देखा जैसे डिनोमिनेटर 2 से बड़ा 3 है, डिनोमिनेटर जैसे ही मेरा बड़ा हुआ तो वैल्यू मेरी फ्रैक्शन की छोटी आ गई। तो इट मीन्स 1/2 मेरा क्या हुआ, बड़ा हुआ 1/3 से। तो यहाँ पर अगर मैं डिनोमिनेटर को बड़ा कर दूं तो इट मीन्स ये वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी, और जब ये वैल्यू छोटी हो जाएगी और हम एक पॉजिटिव रियल नंबर में से इसे माइनस करेंगे तो इस वाली टर्म से जो आगे आने वाली टर्म है वो बड़ी हो जाएगी। कैसे बड़ी होगी अभी देखते हैं, मैं यहाँ पे करती हूँ या नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, ठीक है। m माइनस m 1 प्लस डी एक्स वाई था, मैं दोबारा लिख रही हूँ वाई लाइन ताकि ध्यान रहे। इसको मैं मैट्रिक्स स्पेस की फोर्थ प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ, क्या, m अपॉन m माइनस 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई लिख सकती हूँ। इससे बड़ा होता है ये m4 की प्रॉपर्टी से बाय m4 मैट्रिक्स स्पेस की फोर्थ प्रॉपर्टी से, और जैसे डिनोमिनेटर बड़ा हो गया मेरा तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, छोटी आ जाएगी कंपैरिजन टू दिस। तो जब इससे छोटी आ जाएगी और ये एक पॉजिटिव रियल नंबर में से माइनस होगा तो इससे बड़ी हो जाएगी ये वैल्यू, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ गया है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहां कर देंगे तो m प्लस m डी एक्स जेड प्लस m डी जेड डी जेड वाई माइनस m अपॉन 1 प्लस डी एक्स जेड
प्लस डी जेड वाई। यहां हमने देखा कि यहाँ पर m और m कैंसिल हो रहा है, राइट। तो मेरे पास ये बचा है, तो इसको मैं सेपरेटली लिख लेती हूँ। कैसे? m डी एक्स जेड अपॉन 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। अब इसके नीचे लिखेंगे प्लस m डी जेड वाई अपॉन 1 प्लस डी जेड डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। अगर मैं यहां से डिनोमिनेटर में ये जो बड़ा है इसको मैं छोटा कर दूं, डी जेड वाई को हटा दूं, तो ये वैल्यू मेरे पास बड़ी आ जाएगी। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा कि एम डी एक्स जेड अपॉन 1 प्लस डी एक्स जेड ले लिया प्लस, और यहाँ पर मैं एक्स जेड को हटा दूंगी, यानी कि फिर डिनोमिनेटर छोटा कर दूंगी, तो मेरे पास इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? बड़ी आ जाएगी। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, जेड वाई अपॉन 1 प्लस डी जेड वाई। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी आनी चाहिए, हमें ये प्रूफ करना है। तो इसलिए अब हम ये देख रहे हैं कि ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा डी स्टार एक्स जेड, क्योंकि डी एक्स वाई कैसे डिफाइन था? एम डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई, और तब यहाँ पर y था z की जगह, तो वो डी स्टार एक्स वाई था। अब यहाँ पर z आ रहे तो यहाँ पर डी स्टार जेड वाई हो गया, एक्स जेड हो गया, और ये डी स्टार जेड वाई हो गया। तो इट मीन्स अगर हम यहाँ पर देखें कि हमने क्या प्रूफ कर दिया, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी आ गई है। और फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या थी? फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या कह रही थी कि डी स्टार एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई के आ गया। तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई। इट मीन्स जो फंक्शन हमें दे रखा था वो हमारा मैट्रिक्स स्पेस तो प्रूफ हो गया। अब ये बाउंडेड है, हमें ये भी प्रूफ करना है। तो बाउंडेड के लिए मैं फिर से इसको लेके चलती हूँ फंक्शन को कि डी स्टार एक्स वाई क्या दिया है हमें? एम डी एक्स वाई एम डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई अगर मैं यहाँ पर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से डी एक्स वाई से डिवाइड कर दूं तो क्या बचता है? m अपॉन, यहाँ बचेगा 1 अपॉन डी एक्स वाई प्लस डी एक्स वाई प्लस 1। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि m अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन डी एक्स वाई, और ये हमारा लेस देन होगा या इक्वल टू होगा m के। तो यहां मैंने एक चीज देखी है। क्या देखा है मैंने? कि ये हमें मिल गया कि यहाँ पर डी स्टार एक्स वाई हमारा क्या हो गया? बाउंड हो गया, क्योंकि मुझे एक पॉजिटिव रियल मिल गया। किस रियल नंबर मिल गया? किसके लिए? फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग कर रहा है मेरा कैपिटल एक्स में। तो इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया? बाउंडेड हो गया, क्योंकि ये हमने पहले मैट्रिक्स स्पेस प्रूफ किया। क्यों किया? क्योंकि लोअर बाउंड दिखाना था। क्योंकि मैट्रिक्स स्पेस की पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि वो डी स्टार, देखो ये रहा, क्या थी पहली प्रॉपर्टी? डी स्टार एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मीन्स ये बाउंड हो गया, 0 से बड़ा है। और हमें अपर बाउंड भी दिखाना था। अपर बाउंड हमें दिखा दिया कि हमने एक ऐसा m एग्जिस्ट कर रहा है जिससे ये अपर बाउंड हो रहा है। इट मीन्स जो फंक्शन हमें दिया गया है डी स्टार एक्स वाई वो हमारा बाउंडेड है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। आई होप आपको सबको समझ आया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी डाउट्स के आंसर दूंगी। और तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।